बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में हुए महापाप पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। पॉक्सो कोर्ट ने अपने फैसले में 8 दोषियों की सजा का ऐलान किया है। मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा दी गई तो स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को भी सजा सुनाई गई। 18 में 14 अगस्त को देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में 10वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ पॉर्न वीडियो दिखाकर गैंगरेप किया गया और अब कोर्ट ने 9 आरोपियों में से 8 को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। करीब 1.5 साल तक चली सुनवाई के बाद स्कूल की आया को सरकारी गवाह बनाकर बरी कर दिया, जबकि अन्य दोषियों को सजा सुना दी गई। मुख्य आरोपी सर्वजीत को 20 साल की सजा सुनाई गई, जबकि कॉलेज प्रशासन के 3 लोगों को 9 साल की सजा हुई। स्कूल डायरेक्टर लता गुप्ता को 9 साल की सजा हुई। साथ ही साथ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक और उनकी पत्नी तनु भी दोषी करार देकर 9 साल की सजा हुई। तीनों को षड्यंत्र, सबूत छिपाने और अबॉर्शन कराने में दोषी करार दिया गया। साथ ही बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल को 3 साल की सजा सुनाई गई। इनके अलावा 3 नाबालिग दोषी छात्रों को 3 साल की सजा दी गई। रेप का आरोपी जो छात्र था सर्वजीत, उसे 20 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना। इसके अतिरिक्त स्कूल के प्रशासक दीपक मल्होत्रा, उनकी वाइफ तनु मल्होत्रा व डायरेक्टर लता गुप्ता को धारा 313 आईपीसी में 9 साल की सज़ा। मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप को कॉलेज प्रशासन ने छिपा कर रखा। यही नहीं, पीड़िता के घर वाले भी इस अपराध से अनजान थे। यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत से नाबालिग छात्रा का अबॉर्शन तक करा दिया गया। न्यूज़ 18 ने बोर्डिंग स्कूल में हुए इस महापाप के हर पहलू को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद स्कूल की मान्यता को सीबीएसई ने भी रद्द कर दिया था और अब कोर्ट का ये फैसला जहां पीड़िता के लिए इंसाफ है तो वहीं ऐसे स्कूलों के लिए सबक भी है जहां प्रबंधन की नाक के नीचे ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। वहीं सीएए के खिलाफ देहरादून के परेड मैदान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज पूर्व सीएम और कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत यहां पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर सीएए का विरोध कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा क्योंकि ये कानून संविधान की हत्या करता है। हरीश रावत ने कहा कि सनातन धर्म पर भी ये चोट है। अलग लिखना चाहते हैं। सैद्धांतिक रूप से मैं हमारी पार्टी के कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान की हत्या करता है, ये सर्वधर्म समभाव की भावना की हत्या करता है, ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के विरोध है, ये सनातन धर्म की परंपराओं पर चोट है, ये संविधान की प्रस्तावना पर चोट करता है और आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन करता है। इसलिए हम के खिलाफ हैं और पूरे देश भर में खिलाफ। हरीश रावत के धरने पर शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब दिया। कहा कि हरीश रावत की जुबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती और क्या सीएए पर संसद का फैसला अलोकतांत्रिक है? संसद के अंदर हुआ है, क्या वो अलोकतांत्रिक है? संसद के अंदर जो फैसले होते हैं क्या वो लोकतांत्रिक फैसले होते हैं? हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। गांव ब्लॉक के प्रमुख से लेकर विधानसभा से लेकर और राज्यसभा और संसद सब जगह वो राजनीति कर चुके हैं। अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके जैसे सीजन लीडर के मुंह से इस तरह की बात सुनना, इस तरह के बयानबाजी करना, ये थोड़ा शोभा सा नहीं देता है। 57 विधायकों के संख्या बल के साथ सत्ता में काबिज बीजेपी 2022 में भी इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है। इसके लिए जहां नए चेहरों की एक बड़ी खेप को पार्टी लॉन्च कर सकती है तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को विदा भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर बीजेपी का युवा चेहरों पर ज्यादा फोकस रहा है और जब बात सत्ता में बने रहने की हो तो नियम और ज्यादा कड़े हो जाते हैं।
इसलिए अगर उम्र के पैमाने पर देखा जाए तो बीजेपी के 19 विधायक ऐसे हैं जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं और 2022 तक तो 6 विधायक 70 के हो चुके होंगे। अगर विधायकों को उम्र के नियम में रियायत लेनी हो तो फिर उनका रिपोर्ट कार्ड ही उनको बचा सकता है। बीजेपी कई राज्यों में पहले भी ऐसे प्रयोग कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 26 तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 12 विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए थे। वहीं 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एक मंत्री समेत 13 विधायकों के टिकट काट दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सभी 10 सांसदों को टिकट ही नहीं दिया। 2018 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 14 तो राजस्थान में 4 मंत्रियों समेत 43 विधायकों के टिकट काटे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पूरे आकलन के बाद ही टिकट देने की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो उस समय जो प्रत्याशी आएंगे उनमें देखेंगे कौन ज़्यादा काबिल है और जो कौन चुनाव जीतने लायक है, तो फिर उसको टिकट देंगे। वो एक कमेटी होती है, वो कोई मेरे कहने से नहीं दिया जाता, सभी मिलकर उसका फैसला लेते हैं, तो उस समय फैसला लेंगे। सीएम पहले ही विधायकों के कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं तो बंशीधर भगत 57 के पार सीटें जीत लाने की हुंकार भर रहे हैं। जाहिर है इसके लिए पार्टी को कड़े फैसले भी लेने होंगे और वो फैसले एज फैक्टर से ज्यादा नॉन परफॉर्मर विधायकों पर भारी पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात भी जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। सुनील, 2020 में ही 2022 की यहां पर तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने और कहा तो ये भी जा रहा है कि नई टीम खड़ी करने के लिए पुराने चेहरों का उनको बाय बाय कहा जा सकता है या उनका पत्ता कट सकता है। क्या गिनती मालूम हो पाई कि कितने रडार पर हैं? देखिए प्रीति, भाजपा करीब करीब चुनाव मोड में आ चुकी है और 2022 जब विधानसभा चुनाव होंगे कम से कम भाजपा के पास 22 महीने का समय है और इस बीच इन 22 महीनों में कोई ऐसा बड़ा चुनाव भी भाजपा को फेस नहीं करना है। लिहाजा अब पार्टी का सिर्फ एकमात्र फोकस है कि वो संगठन को मजबूत करे और सरकार ने जो काम किए हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाए, हर चूल्हे तक उसको पहुंचाए, ताकि 2022 में उनको वोट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। इसी के लिए पार्टी जो अपने विधायक है 57 विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। लगातार उनका फीडबैक फील्ड से लिया जा रहा है और इसी फीडबैक के दौरान ये बात सामने आई है कि बहुत सारे विधायकों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है और संगठन और सरकार की ओर से इस पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है और इसी के मद्देनज़र ये पूरी संभावना बनती है कि 2022 कई विधायकों पर भारी गुजरने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, 2019 में पार्टी ने बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे हैं। हरियाणा में 13 लोगों के टिकट काट दिए गए, तो इसी तरह से महाराष्ट्र में 12 विधायकों के टिकट काट दिए गए। तो ये बड़ी तादाद में जो टिकट काटे गए उनकी पुनरावृत्ति उत्तराखंड में भी हो सकती है। जी सुनील, तो कह सकते हैं कि अभी से ही पार्टी ने ये मैसेज कन्वे करवाना शुरू कर दिया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपनी सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, पार्टी वक्त आने पर सख्त कदम भी उठा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात इस पूरी जानकारी के लिए। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में अनुशासन तार होने का बड़ा मामला सामने आया था, वो भी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सामने। उधम सिंह नगर किच्छा में विधायक राजेश शुक्ला के घर भगत का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जिले के नेता विवेक सक्सेना से उनकी तू मैं हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। जिस समय मंच पर विवाद हो रहा था उस समय प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मंच पर ही मौजूद थे। मंडल अध्यक्ष को ही तो बुलाया उसने यहाँ पे, और क्या सार्वजनिक कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष को बुला रहे किसी का माइक नहीं माइक से बोल रहे माइक बोल रहे माइक बोल रहे माइक मत बोल अध्यक्ष जी से कह देते, विधायक जी से कह देते, माइक में नहीं लोग बैठे। नैनीताल के चाइना पीक पहाड़ी का दौरा अब हाई लेवल कमेटी करेगी। पिछले दिनों जिला प्रशासन की टीम गई थी, जिसके बाद डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। हालांकि डीएम का कहना है कि बर्फबारी और बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ था।
बता दें कि चाइना पीक की पहाड़ी पर हुए भूस्खलन से सैनिक स्कूल क्षेत्र और हाईकोर्ट को बड़ा खतरा पैदा हो गया है और अब हाई लेवल कमेटी इसका दौरा कर ट्रीटमेंट के विकल्प ढूंढेगी। हालांकि स्थानीय लोग इससे दहशत में आ गए हैं। सर उनकी आवाज आ रही थी, बहुत जोर की आ रही थी, 5-7 मिनट रही। कितना खतरा है आप लोगों के लिए? खतरा बहुत ज़्यादा हुआ सर। सो इमिनेंट थ्रेट तो नहीं है उसमें, लेकिन जैसे बरसात और स्नोफॉल के कारण वहाँ पे रॉक्स और ट्रीज दरकते रहते हैं, उसी तरह का केस सामने आया है। बहरहाल हमने शासन को एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के लिए रिकमेंड किया है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट सेंटर से एक कंपोजिट टीम जल्दी विजिट करेगी और अपनी रिकमेंडेशंस हमें और शासन को उपलब्ध। रुद्रप्रयाग में 54 दिन से धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच सरकार और नेताओं के खिलाफ एक गाना तैयार किया है और अब इसी गाने के सहारे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। से बोल रखी हैं। कहीं न कहीं ये सच्चाई इस गाने में है कि कहीं न कहीं हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और सत्ता में ऐसे लोग जा बैठे हैं जो कि सच्चाई की ओर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निकालने का उन्हें दुख है, लेकिन उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। कहा कि लाख मनाने और आश्वासन के बावजूद कार्यकर्ता धरने पर हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों संबंधी कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अभी भी आंदोलन पर अड़ी कार्यकर्ताओं को रेखा आर्य ने जल्द से जल्द काम पर लौटने की चेतावनी दी है। जो कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा मानदेय देने वाला प्रदेश है, उसके बावजूद उनके यहाँ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज धरने पर बैठी हुई हैं, समझाने के बाद भी नहीं मान रही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है, जिस कारण से वो शायद भटक गई हैं। मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि वो अपने कार्य स्थलों पर वो पहुंचे और जो महिलाओं और बच्चों को सेवा दे रही हैं उसे आगे बढ़ाएं। चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट के खिलाफ अब पुरोहितों ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। ऋषिकेश के भगवान आश्रम में चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूक पंचायत के सदस्यों ने मीटिंग कर कोर्ट जाने का फैसला लिया है। पंचायत सदस्यों का कहना है कि बोर्ड बनाकर सरकार सालों से चली आ रही परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में उनके पास कोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है, जिसमें उनकी मदद वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। पंचायत जल्द ही सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपेंगी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। अब खबर बागेश्वर से। यहां यमेश्वर मंदिर के पास एक मैक्स गाड़ी पलटने से हादसा हुआ है। गाड़ी में 18 से 20 बच्चे सवार थे। मैक्स गरुड़ से स्कूली बच्चों को लेकर श्रीराम पब्लिक स्कूल वजीरा को जा रही थी। तभी अचानक सड़क पार कर रहे एक बच्चे को बचाने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें कई बच्चों को चोट आई है। देहरादून में पुलिस से परेशान होकर ई रिक्शा ड्राइवर के अपने ही रिक्शे को आग लगाने का मामला सामने आया है। रिक्शा ड्राइवर का आरोप है कि पुलिस उसे बार बार परेशान कर रही थी। इससे नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। उसका कहना है कि पुलिस शहर में रिक्शा नहीं चलने दे रही है, चालान काट रही है। वहीं रिक्शा ड्राइवर के रिक्शे में आग लगाने के मामले पर डीआईजी का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर आगजनी की घटना निंदनीय है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या वजह है कि आपने अपना रिक्शा चलाया है? भैया पुलिस वाले धमकी देते हैं, तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने देंगे, चलान कर देते हैं। इधर बैंक वाले आके बच्चों को परेशान करते हैं, जेल में डाल देंगे तुम्हें। आज मैंने गाड़ी चलाई है, कल को मैं खुद चलूंगा। ई रिक्शा क्यों चलाई है आपने? भैया कहाँ से दूंगा, जब गाड़ी नहीं चलने देगी सरकार तो कहाँ से दूंगा लोन, ये बताओ। कितना लोन है इस रिक्शा पर? मेरे पे अभी 4 किस्त रुकी हुई है, अभी 3 साल का लोन और है। देखिए, धरना स्थल पर जो भी लोग धरना देते हैं वो हमेशा प्रयास रहता है कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है और इसीलिए धरना स्थल को आइडेंटिफाई किया गया है ताकि लोग वहाँ पर अपनी बात को रख सकें और जो प्रोटेस्ट करना है उसको प्रोटेस्ट कर सकें। जिन लोगों ने ये आगजनी की घटना की है उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार की बहादुराबाद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 19 जनवरी को जटवाड़ा पुल के पास कार लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई कार, चोरी की बाइक और 2 पिस्टल भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों ने पूछताछ में पंजाब और हरियाणा में हत्या की बात कबूली है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर के 14 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के 8, यूपी के 3 संस्थानों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 2, महाराष्ट्र के 1 कॉलेज के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। छात्रवृत्ति घोटाला जिसके मद्देनजर एसआईटी ने ये कार्रवाई की है। केस दर्ज किए गए हैं अलग अलग राज्य के संस्थानों के खिलाफ। उधम सिंह नगर के भी 14 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के 8, उत्तर प्रदेश के संस्थान भी शामिल हैं। 3 संस्थानों पर, यूपी के 3 संस्थानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट से सरकारी धन के गबन का इन कॉलेजों पर आरोप है। यानी कि छात्रवृत्ति के नाम पर, स्कॉलरशिप के नाम पर सरकारी धन की लूट हुई, उसका गबन किया गया। वहीं चमोली में लापता सैन्य अधिकारी सुरक्षित मिले हैं। यहां लंगसी के पास लापता हुआ था सैन्य अधिकारी, बाद में सड़क से कुछ दूर चट्टान पर बैठे मिले ये अधिकारी। सैन्य अधिकारी को जोशीमठ लाया गया। दिल्ली से औली जाने के दौरान ये सैन्य अधिकारी लापता हो गए थे। सड़क से कुछ दूर चट्टान पर ये अधिकारी बैठे मिले, तो सैन्य अधिकारी को जोशीमठ लाया गया। बता दें आपको कि ये अधिकारी दिल्ली से औली जाने के दौरान लापता हो गए थे और फिर इन्हें जोशीमठ लाया गया, तो सेना के ये अधिकारी लापता हो गए थे। सर्दियों का ये सीजन पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों के लिए हिमयुग जैसा हो गया है। लंबे अरसे बाद इस साल की सर्दियों में 2 दर्जन से अधिक बार बर्फबारी हो गई है। ऐसे में इन इलाकों का जनजीवन पूरी तरह ठप है। अब दिक्कत यह है कि बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं और रोड तो क्या, पैदल रास्ते भी बर्फ में समीदोज हैं। ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं कि पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में इस बार सफेद आफत ने कैसा कहर ढाया है। मुनस्यारी और धारचूला तहसील स्नोफॉल से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। लगातार हो रही बर्फबारी ने थल मुनस्यारी रोड को महीने में 20 दिन बंद किए रखा। अब जब स्कूल खुल गए हैं तो अभिभावकों के सामने छात्रों को पढ़ाई के लिए भेजना किसी चुनौती से कम नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ पर जो अभी मार्च में परीक्षा होने वाली है, विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाएं, वो बहुत बाधित है। विद्यालय जाने के लिए यहाँ तक कि रास्ता नहीं है। जो लोग छुट्टियों में घर गए थे वो भी वापस नहीं आ पा रहे हैं। बहुत अस्त व्यस्त है, दोनों तरफ से सड़कें बाधित हैं। धारचूला की दारमा घाटी में भी जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतरा है। पानी, बिजली तक के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरी चीजों का तो जैसे तैसे जुगाड़ हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत रास्तों के बंद होने से है। पैदल रास्तों के बंद होने से दर्जनों गांव अपनी ही सीमाओं में कैद जैसे हो गए हैं। हालांकि प्रशासन राहत पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन प्रकृति के तांडव के आगे उसकी कोशिशें भी नाकाफी हैं। सड़क यातायात काफ़ी बाधित हो रहा है। वर्तमान में हमारा जेसीबी के माध्यम से उसको हम तत्काल खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पानी, बिजली एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी संबंधित अधिकारी इस प्रयासरत हैं। समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दशकों बाद उच्च हिमालयी इलाकों में रहने वाले लोग इतनी भारी बर्फबारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को अब मौसम सामान्य होने का इंतजार है ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।